Vande Mataram students, today we are going to start class 11th chapter 1st microeconomics part 3rd. Microeconomics part 3rd में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. Production possibility curve. It is graphical representation of all the possible combinations of two goods that can be produced by optimum utilization of available resources and given technology. जब हम resources का optimum utilization करते हुए two goods के production में जितने भी combination बनते हैं उनको graphically represent करते हैं, उसी को production possibility curve कहा जाता है. It gives us the maximum limit of goods and services that could be produced, so it is called production possibility boundary or production possibility frontier. ये हमें goods और services की maximum production limit बताता है जहां तक हम production कर सकते हैं, इसलिए इसे production possibility boundary या फिर production possibility frontier भी कहा जाता है. It is also known as transforming curve because when we move from one position to another, we are really transforming one goods into another by shifting resources from one use to another. इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है क्योंकि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हम एक गुड्स के रिसोर्सेज को दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहा जाता है. अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वह समझना जरूरी है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉरगॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह कॉस्ट है जब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो उनमें से एक ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करने पर होने वाले लॉस को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ अनदर गुड्स मस्ट बी गिवन अप टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह कॉस्ट है जब हम एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन का सैक्रिफाइस करते हैं तो उसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है. इसका फॉर्मूला है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस अपॉन गेन. मतलब जितना हम सैक्रिफाइस करते हैं उसमें होने वाले गेन का डिवीजन कर देते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें मिल जाती है. अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें 4 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम में पॉसिबिलिटी दी हुई है और सेकंड कॉलम में व्हीट की यूनिट्स दी हुई है, थर्ड कॉलम में राइस की यूनिट्स दी हुई है और फोर्थ कॉलम में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया हुआ है. पॉसिबिलिटीज में है A, B, C, D, E, F, G. टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं व्हीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए. जब हम व्हीट की 21 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो राइस की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है? इनिशियली 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. फिर बी केस के अंदर, बी पॉसिबिलिटी के अंदर व्हीट की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो राइस की 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. सी पॉसिबिलिटी के अंदर व्हीट की 18 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो राइस की 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. डी के अंदर व्हीट की 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो राइस की 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. ई के अंदर व्हीट की 11 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो राइस की 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. एफ के अंदर व्हीट की 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो राइस की 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. जी के अंदर व्हीट की 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो राइस की 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. अब इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं व्हीट और राइस को, तो क्या बनता है डायग्राम उसको देखते हैं. हमने राइस को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं और व्हीट को वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं. जब राइस की 0 यूनिट है, जब राइस की 0 यूनिट है तब व्हीट की कितनी यूनिट है? 21 यूनिट्स है. जब राइस की 1 यूनिट है तब व्हीट की 20 यूनिट्स है. जब राइस की 2 यूनिट्स हैं तब व्हीट की 18 यूनिट्स हैं.
जब राइस की 3 यूनिट्स हैं तब वीट की 15 यूनिट्स हैं। जब राइस की 4 यूनिट्स है तब वीट की 11 यूनिट्स हैं। जब राइस की 5 यूनिट्स हैं तब वीट की 6 यूनिट्स हैं। और जब राइस की 6 यूनिट्स हैं तब वीट की 0 यूनिट है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाने पे हमको मिलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व पे आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं। केस ए के अंदर वीट की 21 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है और राइस की 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे ना तो हम कुछ गेन कर रहे हैं ना ही कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने क्या लिख दिया, डैश लिख दिया। अब बी पॉसिबिलिटी के अंदर क्या हुआ, हमने वीट की यूनिट्स को 21 से 20 कर दिया, मतलब 1 यूनिट का हमने सेक्रीफाइस कर दिया। और राइस की यूनिट कितनी गेन कर ली, 0 से 1 कर दी, तो राइस की यूनिट कितनी गेन हुई, 1 यूनिट का गेन हुआ। तो टोटल सेक्रीफाइस डिवाइड बाय गेन इज इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही केस सी के केस में देख लेते हैं हम। वीट की यूनिट्स को 20 से हम ले गए 18 यूनिट्स पे, मतलब 2 यूनिट्स का क्या कर दिया हमने, सेक्रीफाइस कर दिया। और गेन कितनी यूनिट्स का हो रहा है, 1 से आ गए हम 2 पे, तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 हो गई यहाँ पे। ऐसे ही डी के केस के अंदर 18 यूनिट से हमने वीट का प्रोडक्शन 15 यूनिट्स पे लिया है, मतलब 3 यूनिट्स का हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और गेन कितनी यूनिट्स का हो रहा है, 2 से आ गए हम 3 पे, तो गेन हो रहा है 1 यूनिट्स का। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही ई के केस के अंदर, ई पॉसिबिलिटी के अंदर हम आ गए 15 से 11 पे, तो हमने टोटल सेक्रीफाइस कितना किया, 4 यूनिट का किया। और गेन कितनी यूनिट का किया, 1 यूनिट का गेन किया। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हो गई 4 हो गई। ऐसे ही एफ के केस में आपने यहाँ पे कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। और गेन कितनी यूनिट्स का किया, 1 यूनिट्स का किया। तो इसे इस तरीके से आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं assumptions ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मेनली 4 assumptions हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। फर्स्ट assumption है two goods. Resources are used to produce one or both of only two goods. This is simplifying assumptions that make it easy to display production alternatives using graphs. More than two goods could be analyzed using advanced mathematics. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो 2 गुड्स के बीच में ही ड्रॉ किया जा सकता है। 2 से अधिक गुड्स के लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स टूल्स को यूज करना पड़ेगा। दूसरा assumption है फिक्स्ड रिसोर्सेज। द क्वांटिटीज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप resources do not change. This is a reasonable assumption, but it can be relaxed to analyze the consequences of change in these resources. जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो फिक्स होने चाहिए, नहीं तो आउटपुट में चेंज आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस मेजर करना चाहते हैं कि रिसोर्सेज चेंज होने पर आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या इंपैक्ट आता है, उसको मेजर करना चाहते हैं तो इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। थर्ड assumption है फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। The information and knowledge that society has about the production of goods and services is fixed. This is another reasonable assumption that can be relaxed to analyze the effect of technology change. तीसरा है जो आपकी टेक्नोलॉजी आप प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या हो सकता है, आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। रिलैक्सेशन इसलिए मिल सकता है क्योंकि हम मेजर करना चाहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को कि
टेक्नोलॉजी चेंज होने पे हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या इम्पैक्ट आता है वो मेजर करना चाहते हैं, तो थर्ड अजम्पशन में भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। फोर्थ है टेक्निकल एफिशिएंसी, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ टेक्निकल एफिशिएंट वे दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसोर्स इनपुट। जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आप प्रोडक्शन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है slopes downward to the right. PPC slopes downwards from left to right. It is because in a situation of full utilization of the given resources, production of both the goods cannot be increased simultaneously. More of commodity A can be produced only with less production of commodity B. इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ग्राफ से समझते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर क्या है, जो पीपीसी का स्लोप है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड टू द स्लोप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कर्व पे क्या है, आप क्या कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तो आप व्हीट का और राइस का प्रोडक्शन सेम टाइम पे बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपको व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो राइस के प्रोडक्शन में आपको कमी करनी पड़ेगी, और अगर राइस का प्रोडक्शन कराना बढ़ाना है तो आपको व्हीट के प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी। इसलिए आपको कहा जाता है जो पीपीसी का कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड टू द स्लोप है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए, more and more units of commodity B will have to sacrifice opportunity cost of producing every additional units of commodity A tends to increase in terms of loss of production of commodity B. इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ग्राफ से समझते हैं हम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो पीपीसी का कर्व है वो क्या है, कॉन्केव शेप का है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इसको ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है, व्हीट की यूनिट्स दी हुई है, और यहाँ पे राइस की यूनिट्स दी हुई है। जो बी केस के अंदर क्या है, बी पॉसिबिलिटी के अंदर क्या है, आपने यहाँ पे 1 यूनिट सेक्रीफाइस की है और राइस की 1 यूनिट गेन की है। लेकिन सी के अंदर क्या हो रहा है, आप ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यूनिट कितनी गेन कर रहे हैं, केवल 1 यूनिट ही राइस की गेन कर रहे हैं। ऐसे आगे चलते हैं तो डी केस के अंदर 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन केवल 1 यूनिट के कर रहे हैं। तो ज्यादा यूनिट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन कम यूनिट का कर रहे हैं, इसलिए पीपीसी का जो कर्व है वो कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। Can PPC be a straight line? A PPC curve can be a straight line only if the marginal rate of transmission is constant through the curve. A MRT remains constant only if both the commodities are equally constant and the marginal utility derived from the production also constant. PPC straight line तब होगी जब आपकी marginal opportunity cost क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो आपको पीपीसी किस शेप में मिलेगा, एक लाइन की शेप में मिलेगा। कैन पीपीसी बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? पीपीसी बी कॉन्वेक्स शेप्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। इट implies that less and less unit of commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो सकता है? हाँ, पीपीसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो सकता है। किस केस में, जब आप लेस यूनिट तो सेक्रीफाइस करें और ज्यादा से ज्यादा यूनिट गेन करें, तो उस कंडीशन के अंदर आपका पीपीसी का जो शेप बनेगा वो कॉन्वेक्स शेप का बनेगा। What does it mean when an economy operating on PPC? Every point on PPC indicates that resources are efficiently and fully utilized for the production of goods and services in the economy. Therefore, when a country operates on the PPC, the potential output is achieved in terms of actual output. कोई भी इकोनॉमी अगर
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर है तो इसका मतलब वह अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रही है। इसकी वजह से जो उसके पोटेंशियल आउटपुट होंगे वही उसके एक्चुअल आउटपुट होंगे। What cause shift in PPC? Shift in the production possibility curve are caused by things that change the output and economy, including advance in technology, change in resources, more educating or training, and change in the labor force. PPC में शिफ्ट तभी आता है जब उसके रिसोर्सेज में चेंज हो या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो। इसकी वजह से प्रोडक्शन में चेंज आ जाता है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के शिफ्ट का कारण बनता है। शिफ्ट कैन बी आइदर टूवर्ड्स राइटवर्ड और टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। शिफ्ट राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। अब राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और upgradation of technology and growth of resources of both the goods, the production possibility curve will shift to the right. This indicates the increase in production of both the commodities. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में राइट शिफ्ट कब आता है? राइट शिफ्ट तब आता है जब आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है। जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है या रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? आपके प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होके राइटवर्ड चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी व्हेन देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। दिस इंडिकेट्स द डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड कब जाता है? जब आपकी टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन हो या फिर रिसोर्सेज में कमी आ जाए तो क्या होगा? आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट साइड की तरफ मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपके प्रोडक्शन में कमी आ गई। जब प्रोडक्शन में कमी आ गई तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी डाउनग्रेड हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कंप्लीट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।